अब तक इस आइलैंड पर कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो होने वाला था वो पहले हुई हर घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इस आइलैंड के हर रहस्य को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। पिछली पार्ट के एंड में समुद्र के बीच अचानक एक पाल वाली नाव दिखाई दी थी। उसे देखते ही सभी को लगने लगता है कि शायद आखिरकार उनकी मदद पहुंच गई है। बिना समय गंवाए जैक, सईद और सॉयर तुरंत समुद्र में कूद जाते हैं और तैरते हुए उस नाव तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचते हैं, अंदर से अचानक गोलियां चलने लगती हैं। तीनों तुरंत छिप जाते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। जैसे ही गोलियां चलना रुकती हैं, जैक जल्दी से केबिन का दरवाजा तोड़ता है, लेकिन अंदर जो इंसान मिलता है उसे देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। वहां डेस्मंड होता है। ये वही डेस्मंड है जो सीजन की शुरुआत में अजीब तरह से गायब हो गया था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल खराब और बिखरी हुई है। एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में शराब की बोतल और नशे में पूरी तरह टूट चुका डेस्मंड खुद पर भी काबू नहीं रख पा रहा होता है। अब उसे वापस बीच कैंप लाया जाता है। जैक उसे खाना देता है और जानना चाहता है कि वो दोबारा इसी आइलैंड पर कैसे लौट आया, लेकिन डेस्मंड पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूँ? मैं अपनी नाव लेकर लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ता रहा। मैंने एक बार भी रास्ता नहीं बदला। काफी वक्त बाद मुझे जमीन भी दिखाई दी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो सामने फिर यही आइलैंड था, जैसे इस समुद्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर वो गुस्से और लाचारी में कहता है कि हम सब इस मनहूस जगह से बंध चुके हैं। ये दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ ऐसा आइलैंड है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहीं से एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आगे की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। मैंने पहले भी कहा था कि डेस्मंड आगे चलकर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, इसीलिए अब उसकी पूरी कहानी समझना जरूरी है। डेस्मंड पहले ब्रिटिश आर्मी में था, लेकिन एक हुक्म न मानने की वजह से उसे जेल भेज दिया गया। जब उसकी सजा पूरी हुई और वो जेल से बाहर निकला, तब उसकी सबसे कीमती चीजें थीं उसकी गर्लफ्रेंड पेनी की एक फोटो और चार्ल्स डिकेंस की एक ऐसी किताब जिसे उसने कभी खोला तक नहीं था। लेकिन जेल से बाहर आते ही उसका सामना पेनी के पिता चार्ल्स से होता है। चार्ल्स बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है और उसे डेस्मंड बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसने डेस्मंड के वो सारे खत छिपा दिए जो उसने पेनी को भेजे थे, ताकि पेनी को लगे कि डेस्मंड ने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद चार्ल्स उसे काफी पैसे देता है और साफ कहता है कि वो जिंदगी में कभी भी पेनी के सामने वापस ना आए। अब डेस्मंड के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो पैसे लेकर अमेरिका चला जाता है, क्योंकि वहाँ अकेले नाव चलाने की एक वर्ल्ड रेस होने वाली होती है और सबसे बड़ी बात, उस रेस को कराने वाला खुद चार्ल्स होता है। डेस्मंड का इरादा सिर्फ रेस जीतना नहीं होता, वो चार्ल्स के सामने अपना हुनर साबित करना चाहता है ताकि उसकी इज्जत वापस मिले और वो पेनी का हाथ मांगने का हक भी पा सके। इसके लिए वो लगातार 8 महीने तक बेहद कठिन ट्रेनिंग करता है और खुद को फिर से बहुत अच्छी फिटनेस में ले आता है। अब उसके पास सिर्फ एक कमी बची होती है, रेस में उतरने के लिए एक अच्छी नाव। तभी एक दिन कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उस महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी होती है। मरने से पहले उन्होंने एक नाव खरीदी थी। उनका सपना था कि वो अपनी पत्नी के साथ उस नाव में बैठकर मेडिटेरेनियन सी की लंबी यात्रा करेंगे, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। जब महिला डेस्मंड की पूरी कहानी सुनती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो फैसला करती है कि वही नाव डेस्मंड को दे देगी ताकि उसके पति का अधूरा सपना किसी और के प्यार के जरिए पूरा हो सके। उस नाव का नाम होता है एलिजाबेथ। डेस्मंड उसकी ये मदद खुशी से मान लेता है। दूसरी तरफ पेनी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। वो डेस्मंड को ढूंढ निकालती है और उससे कहती है कि दोनों सब कुछ छोड़कर अभी साथ भाग चले, लेकिन डेस्मंड उससे सिर्फ 1 साल मांगता है। उसका यकीन होता है कि 1 साल बाद वो अपनी मेहनत से ऐसी जगह बना लेगा कि पूरे सम्मान के साथ पेनी को अपने साथ ले जा सके। आखिर में पेनी की आंखों में आंसू होते हैं और वो बस डेस्मंड को दूर जाते हुए देखती रह जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अब डेस्मंड जिस सफर पर निकलने वाला है वहाँ सिर्फ मंजिल ही नहीं बल्कि मौत भी उसका इंतजार कर रही है। समुद्र का तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े से बड़ा नाव चलाने वाला भी कभी ये दावा नहीं करता कि समुद्र का सफर पूरी तरह सेफ होगा। लेकिन किस्मत ने डेस्मंड के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। समुद्र में निकलने के कुछ ही समय बाद उसकी नाव एक भयानक तूफान में फंस जाती है। ऊंची लहरें उसकी नाव को उछालते हुए आखिरकार उसी अजीब आइलैंड के किनारे पटक देती है। आधी बेहोशी की हालत में उसे बस इतना महसूस होता है कि कोई उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा है। जब डेस्मंड की आंख खुलती है तो वो खुद को हैच के अंदर पाता है। उसकी जान बचाने वाला इंसान केल्विन होता है। केल्विन उसे बताता है कि उसका काम हर फिक्स टाइम पर टाइमर को रीसेट करना है और जब भी बाहर जाना पड़ता है उसे एक सेफ्टी सूट पहनना पड़ता है ताकि किसी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन न हो। यहीं तक थी डेस्मंड की बुरी किस्मत से भरी पिछली कहानी। अब कहानी फिर से आज के समय में लौटती है। जैक के पास सईद चुपचाप आता है और उसे एक तरफ ले जाकर अपनी पूरी प्लानिंग बताता है। अब तक सईद समझ नहीं पा रहा था कि माइकल पर कैसे नजर रखी जाए, लेकिन डेस्मंड के वापस आने से उसे
एक बड़ा मौका मिल गया था। उसकी नजर अब डेसमंड की पाल वाली नाव पर होती है। सईद जैक से कहता है कि वो ऐसा दिखाए जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है और माइकल के साथ बाकी लोगों को लेकर उसी रास्ते से निकल पड़े जैसा माइकल चाहता है। उधर सईद खुद उस नाव से समुद्र के रास्ते पहले ही निकल जाएगा और चुपचाप अदर्स के कैंप तक पहुंचकर उनकी सही जगह, उनकी गिनती और पूरी स्थिति का पता लगाएगा। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो वो धुएं का इशारा देगा। वही इशारा मिलते ही जैक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचेगा और फिर दोनों मिलकर अदर्स पर हमला करेंगे। सईद की समझदारी और उसके तजुर्बे पर किसी को शक नहीं था, इसलिए जैक उसकी इस बात से राजी हो जाता है। साथ ही दोनों तय करते हैं कि फिलहाल ये बात किसी और को नहीं बताएंगे ताकि माइकल को जरा भी शक न हो। अगली सुबह जैक सबको लेकर निकल पड़ता है। तभी केट कहती है कि उन्हें अपने साथ और लोगों को भी ले जाना चाहिए, क्योंकि पहले हैच में मिले कपड़े और नकली दाढ़ी साफ बताते हैं कि अदर्स उतने आम या कमजोर नहीं हैं जितने वो दिखते हैं। लेकिन केट की बात सुनते ही माइकल तुरंत परेशान हो जाता है। वो बार बार यही कहने लगता है कि अदर्स से लड़ना बिल्कुल आसान है और ज्यादा लोगों को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये जल्दबाजी देखकर जैक बस उसे ध्यान से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। केट भी बात वहीं खत्म कर देती है और आखिरकार उनकी टीम आगे बढ़ जाती है। सफर अभी ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा पक्षी उनके ऊपर हमला कर देता है। माइकल बिना देर किए उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है उसे पता चलता है कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है। वो घबराकर जैक की तरफ देखने लगता है। माइकल को शक न हो इसलिए जैक ऐसे दिखाता है जैसे वो सच में गोलियां डालना भूल गया हो और तुरंत उसे गोलियां दे देता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल होता दिखता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद केट को एहसास होता है कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। वो धीरे से ये बात सॉयर को बताती है। दोनों बिना किसी शोर के एक दूसरे का साथ देते हैं और सही मौका मिलते ही केट पीछा कर रहे लोगों में से एक को गोली मार देती है। इसके बाद केट दूसरे आदमी के पीछे भी जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। सॉयर कहता है कि अगर दूसरा आदमी बच गया तो अदर्स को उनके आने की खबर मिल जाएगी। अब जैक को लगता है कि सच छिपाने का कोई मतलब नहीं रह गया। वो सबके सामने बता देता है कि माइकल पहले ही अदर्स के साथ मिल चुका है और उन्हीं के कहने पर उन सबको यहाँ तक लेकर आया है। जैक की बात सुनकर माइकल के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वो मान लेता है कि उसी ने एना लूसिया और लिबी की जान ली थी और उसी ने हेनरी को भी जानबूझकर आजाद किया था। हर्ली ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन माइकल खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने बेटे वॉल्ट को बचाने के लिए किया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन हर्ली बिल्कुल शांत आवाज में उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मिल जाता तो क्या लिबी आज जिंदा होती? इस सवाल का माइकल के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अंदर से वो खुद भी जानता था कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे उसकी कीमत किसी और की जान ही क्यों ना हो। ये सब सुनने के बाद हर्ली तुरंत वापस कैंप लौटना चाहता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। वो बताता है कि सईद पहले ही अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर चुका है और यही उनका सबसे अच्छा मौका है अदर्स पर अचानक हमला करने का। अगर अभी पीछे हट गए तो शायद उन्हें दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। यहाँ जैक की टीम के निकलते ही सईद तुरंत डेसमंड के पास पहुंचता है। वह डेसमंड से एलिजाबेथ नाव लेता है और जिनसे समुद्र के रास्ते अदर्स के कैंप का पता लगाने अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बार सन अपने पति जिन को रोकती नहीं है, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के खुद भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। इसके बाद सईद, जिन और सन एलिजाबेथ नाव पर सवार होकर समुद्र का लंबा चक्कर लगाते हुए आखिरकार अदर्स के कैंप तक पहुंच जाते हैं। दूर से ही उन्हें उनका ठिकाना दिखाई देने लगता है और अब सईद चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगता है। लेकिन इसी बीच आइलैंड के दूसरे हिस्से में एक और बड़ा खतरा धीरे धीरे सामने आ रहा होता है। लॉकअप टाइमर रीसेट करने पर से अपना पूरा भरोसा खो चुका था। वो चाहता था कि मिस्टर ए को भी इस सब पर यकीन करना छोड़ दे, यहाँ तक कि वो कंप्यूटर को ही तोड़ देने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन मिस्टर ए को उसका इरादा समझ जाते हैं और बिना बहस किए उसे हैच से बाहर निकाल देते हैं। लॉक अकेला जंगल में जाकर बैठ जाता है। वो इतना टूट चुका होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहाँ चार्ली पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही लॉक को पता चलता है कि डेसमंड वापस आ चुका है, उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि 3 साल तक हैच के अंदर रह चुका डेसमंड जरूर उसकी बात समझेगा और उसका साथ देगा। इसलिए लॉक उसे पर्ल स्टेशन में मिली पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि टाइमर रीसेट करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब सिर्फ दिमाग का एक खेल या एक्सपेरिमेंट था। लेकिन डेसमंड उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब लॉक उसे वही वीडियो टेप दिखाता है जिसमें ये सारी जानकारी रिकॉर्ड होती है। टेप देखते ही डेसमंड पूरी तरह हिल जाता है। वो परेशान होकर कहता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये सब झूठ है तो फिर बटन मत दबाना, लेकिन ये सब मुझे बताने की जरूरत क्या थी? अब लॉक अपना असली इरादा सामने रखता है। वो चाहता है कि डेसमंड उसके साथ हैच चले, दोनों मिलकर मिस्टर एको को वहां से बाहर करें और फिर बिना बटन दबाए खुद अपनी आंखों से देखें कि आखिर सच क्या है। अगले ही दिन दोनों चुपके से हैच की बिजली बंद कर देते हैं। बिजली
जाते ही मिस्टर ए को कंप्यूटर रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी अंदर से टाइमर की आवाज गूंजने लगती है। वो वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही भारी लोहे का दरवाजा नीचे गिर जाता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। दूसरी तरफ लॉक और डेसमंड पहले से ही अंदर छिपे हुए होते हैं। अब मिस्टर एको के पास हैच के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो बाहर वाले रास्ते से निकलने का फैसला करते हैं। वो सीधे चार्ली के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि दरवाजे को उड़ाने के लिए जो बारूद पहले इस्तेमाल किया गया था, क्या उसमें से कुछ अभी भी बचा है। लेकिन चार्ली अभी भी उनसे नाराज होता है। उसे लगता है कि मिस्टर एको ने चर्च बनाने का काम बीच में छोड़कर उसे अकेला छोड़ दिया था और अब जरूरत पड़ने पर उसके पास मदद मांगने आ गए हैं, इसलिए वो पहले साफ मना कर देता है। तब मिस्टर एको उसे बताते हैं कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। अगर लॉक ने टाइमर रुकवा दिया तो सिर्फ हैच नहीं बल्कि पूरे आइलैंड पर मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही चार्ली का बर्ताव बदल जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ली के बताए रास्ते पर चलते हुए मिस्टर एको बारूद ढूंढ लेते हैं और बहुत ध्यान से उसे दरवाजे के सामने लाकर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते देख चार्ली खुद घबरा जाता है। वो दरवाजे के उस पार खड़े लॉक से आवाज लगाकर कहता है कि दरवाजा खोल दो, बैठकर बात कर लेते हैं। अंदर खड़ा डेसमंड बिल्कुल शांत रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि जब इसे बम प्रूफ दरवाजा कहा जाता है तो ये इतना मजबूत जरूर होगा कि बारूद भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मिस्टर एको बिना कुछ कहे अचानक चार्ली की बेल्ट खींच लेते हैं और उसके लोहे वाले हिस्से को पूरी ताकत से दीवार की तरफ फेंकते हैं। बेल्ट का लोहा दीवार से चिपक जाता है। बस यही देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि इस जगह में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और यहाँ चुंबक की ताकत बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो बारूद में आग लगा देते हैं। जोरदार धमाका होता है और धमाके की ताकत से मिस्टर एको और चार्ली दोनों दूर जा गिरते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आती। धमाके के बाद डेसमंड को बाहर खड़े दोनों लोगों की चिंता होने लगती है। वो दरवाजा खोलकर देखना चाहता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन लॉक उसे सख्ती से रोक देता है। अब डेसमंड आखिर उससे पूछ ही लेता है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। क्या तुम टाइमर को आखिरी सेकंड तक इसलिए पहुंचाना चाहते हो क्योंकि तुम सच जानना चाहते हो, या इसलिए क्योंकि तुम ये साबित करना चाहते हो कि अब भी तुम्हारा यकीन सही है? लॉक मानता है कि सच जानने की इच्छा तो है, लेकिन असली वजह कुछ और है। इतने दिनों तक वो यही मानता रहा कि इस आइलैंड पर पहुंचना और यहाँ मिलने वाले हर इशारे के पीछे चलना उसकी किस्मत थी। उसी विश्वास में उसने ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से एक इंसान अपनी जान भी गंवा चुका था। अब उसके लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर उसका भरोसा सही था या वो शुरुआत से ही एक बहुत बड़े धोखे में जी रहा था। लॉक आगे बताता है कि जिस रात बून की मौत हुई थी उसी रात उसने हैच के अंदर से एक तेज रोशनी देखी थी। उस वक्त उसे लगा था कि ये भी आइलैंड की तरफ से मिला कोई इशारा है और उसकी किस्मत उसे सही रास्ता दिखा रही है। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उस रात दिखाई देने वाली रोशनी शायद कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि सिर्फ डेसमंड ने हैच की लाइट जलाई होगी। अगर ये सब सच में सिर्फ दिमाग का खेल था तो फिर इतने समय से जिस चीज पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया वो सब झूठ साबित हो जाता। यही सोचकर लॉक पूरी तरह टूट चुका था। अब वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को सच दिखाना चाहता था, इसलिए वो हर हाल में साबित करना चाहता था कि बटन दबाने का कोई मतलब नहीं है। डेसमंड उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनता है। फिर वो उससे पर्ल स्टेशन के बारे में एक एक बात पूछने लगता है। जवाब में लॉक उसे वही डायरी पकड़ा देता है जिसे वो स्टेशन से अपने साथ लाया था। जैसे ही डेसमंड उस डायरी में लिखे नंबर और इंग्लिश में लिखे नोट्स देखता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, मानो उसे अचानक कुछ बहुत जरूरी बातें याद आ गई हों। यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा और भी खतरनाक कहानी शुरू होता है। हैच में रहते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। इस दौरान डेसमंड अक्सर बिजली की तारों के साथ काम करता था। कई बार वो जानबूझकर पावर में गड़बड़ी पैदा करता जिससे अलार्म बज उठता और बड़ा दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले एक जगह अटक जाता। बस इसी मौके का फायदा उठाकर केल्विन एक पानी जैसे केमिकल से दरवाजे पर एक ऐसा नक्शा बनाता था जो छिप जाता था। ये तरीका उसे उसके पुराने साथी ने सिखाया था, लेकिन वो साथी इस बंद जिंदगी और रोज एक ही काम करने से इतना परेशान हो चुका था कि आखिरकार उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। इन 2 सालों में केल्विन हमेशा यही कहता रहा कि हैच के बाहर बीमारी फैली हुई है, उसके पास सिर्फ एक ही सेफ्टी सूट है, इसलिए डेसमंड बाहर नहीं जा सकता। डेसमंड के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। फिर एक दिन अचानक अलार्म की तेज आवाज पूरे हैच में गूंज उठती है। डेसमंड तुरंत नींद से उठकर बटन दबाने भागता है। तभी उसे हैच के नीचे वाले हिस्से में नशे में धुत केल्विन दिखाई देता है। उसके हाथ में एक खास चाबी होती है जिसे वो इमरजेंसी सिस्टम में लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर इस चाबी को घुमा दिया जाए तो ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डेसमंड उसकी बात समझ नहीं पाता, इसलिए केल्विन उसे आराम से पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी और खतरनाक मैग्नेटिक ताकत छिपी है। डॉक्टर ने जिस हादसे के बारे में वीडियो में बताया था वो दरअसल इसी मैग्नेटिक ताकत के लीक होने की वजह से हुआ था। हर बार जब वो लोग बटन दबाकर टाइमर रीसेट करते हैं तब असल में इस
खतरनाक ताकत को धीरे धीरे और सेफ तरीके से बाहर निकाला जाता है ताकि एक साथ बहुत ज्यादा रेडिएशन बाहर न निकले। ये सुनकर डेसमंड के मन में उम्मीद जागती है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर इस चाबी का इस्तेमाल करके सिस्टम हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते। लेकिन केल्विन बताता है कि असली समस्या यही है, जो भी इंसान ये चाबी घुमाएगा उसे इतनी भयानक रेडिएशन झेलनी पड़ेगी कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये भी किसी को नहीं पता कि चाबी घुमाने के बाद आखिर होगा क्या। यही वजह थी कि केल्विन में भी ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी और उसकी बात सुनने के बाद डेसमंड भी पूरी तरह चुप हो जाता है। वक्त फिर आगे बढ़ता रहता है। एक दिन केल्विन हमेशा की तरह सूट पहनकर बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही डेसमंड को कुछ अजीब लगता है। तभी उसकी नजर सूट के पैर पर लगे एक बड़े कट पर जाती है। ये देखकर उसे शक हो जाता है। वो चुपचाप केल्विन का पीछा करते हुए हैच से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई बीमारी थी ही नहीं। केल्विन इतने सालों से उससे झूठ बोलता आ रहा था। इतना ही नहीं, उसने ये बात भी छिपा रखी थी कि उनकी नाव अब भी बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। असल में वो डेसमंड को पीछे छोड़कर अकेले आइलैंड से भागने वाला था। ये सच्चाई सामने आते ही डेसमंड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे पहले ही पता होता कि नाव अभी भी मौजूद है तो वो कब का यहाँ से निकलकर सीधे पेनी के पास चला गया होता। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट शुरू हो जाती है। इसी धक्का मुक्की के दौरान केल्विन का सिर पीछे पड़ी चट्टान से जोर से टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। डेसमंड के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। वो तुरंत उसके गले से लटकी खास चाबी निकालता है और पूरी ताकत से भागते हुए वापस हैच की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि टाइमर खत्म होने वाला था। लेकिन इस बार वो देर कर चुका होता है। पूरे हैच में लगातार सिस्टम एरर की वार्निंग गूंजने लगती है और कुछ ही पलों में पूरा हैच जोर जोर से कांपने लगता है। डेसमंड घबराकर तुरंत पासवर्ड डालता है और बार बार बटन दबाने लगता है। कुछ सेकंड बाद पूरा हैच ऐसे हिलता है जैसे भूकंप आ गया हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। टाइमर दोबारा 108 मिनट पर लौट आता है और कंप्यूटर भी फिर से सही तरीके से काम करने लगता है। अब कहानी फिर से आज के समय में लौटती है। डेसमंड उस डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगता है। वो उसमें कुछ खास ढूंढ रहा होता है। तभी वो लॉक से पूछता है कि उनकी फ्लाइट 815 आखिर किस तारीख को क्रैश हुई थी। लॉक बताता है कि वो तारीख थी 22 सितंबर 2004। बस यही सुनते ही डेसमंड को डायरी में वही तारीख मिल जाती है। उसका चेहरा एकदम बदल जाता है और वो कांपती आवाज में कहता है, शायद उस प्लेन के गिरने की वजह मैं ही था, क्योंकि यही वो दिन था जब हैच में गड़बड़ी हुई थी और वो समय पर बटन नहीं दबा पाया था। यानी उस दिन वो खतरनाक ताकत जरूरत से ज्यादा बाहर निकली और शायद उसी ताकत ने उनकी फ्लाइट को अपनी तरफ खींच लिया। ये बात समझ आते ही डेसमंड तुरंत लॉक को सारी बात बताता है। वो कहता है कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और बटन दबाना सच में जरूरी है। लेकिन लॉक अब किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। डेसमंड जैसे ही पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लॉक गुस्से में कंप्यूटर ही तोड़ देता है। अब डेसमंड समझ जाता है कि बटन दबाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक आखिरी उपाय बचता है। वो दरवाजा खोलता है और अपनी वही किताब निकालता है जो जेल से निकलते वक्त से हमेशा उसके साथ थी, लेकिन जिसे उसने कभी खोला तक नहीं था। किताब के अंदर छिपी हुई वही खास चाबी अब उसके हाथ में होती है। यही इमरजेंसी चाबी थी और अब इसी का इस्तेमाल करना आखिरी उम्मीद बची थी। डेसमंड को वो दिन भी याद आता है जब केल्विन की मौत के बाद वो इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो आइलैंड छोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था और धीरे धीरे उसने जीने की उम्मीद भी खो दी थी। उसी उदासी में जब उसने पहली बार उस किताब को खोला तो उसके अंदर उसे पेनी का लिखा हुआ एक खत मिला। उस खत में पेनी ने लिखा था कि वो हमेशा डेसमंड के फैसले की इज्जत करती है। वो जानती है कि डेसमंड अपनी मेहनत से इज्जत के साथ उसके पास लौटना चाहता है और क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए डेसमंड दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ भी कर रहा हो, वो हमेशा उसका इंतजार करेगी और हमेशा उसका साथ देगी। पेनी के ये शब्द पढ़कर डेसमंड पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसने ही सबसे ज्यादा पेनी को तकलीफ दी है। गुस्से और मजबूरी में वो हैच के अंदर रखी चीजें तोड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे दरवाजे की तरफ से कोई आहट सुनाई देती है। वो फौरन लाइट जलाकर देखता है और सामने लॉक को खड़ा पाता है। उसी पल उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद लौट आती है। उसे लगता है कि अगर कोई उसकी जगह ये काम संभाल ले तो वो आखिरकार इस आइलैंड से निकलकर पेनी के पास वापस जा सकेगा। यही वो रोशनी थी जिसने डेसमंड को उदासी से बाहर निकाला था और यही वही रोशनी थी जिसे देखकर लॉक ने उसे किस्मत का इशारा समझ लिया था। हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक रहा हो, लेकिन डेसमंड के लिए ये भी किस्मत का ही हिस्सा था। अब जबकि वो खुद समुद्र में निकलकर भी आइलैंड से बाहर नहीं जा पाया तो उसे एहसास हो जाता है कि शायद अब इस पूरी कहानी को खत्म करने का समय आ चुका है। इसलिए वो चाबी घुमाकर हमेशा के लिए सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन हैच के अंदर जो होने वाला है उससे पहले दूसरी तरफ भी हालात तेजी से बदल रहे होते हैं। उधर सईद चुपचाप अदर्स के कैंप के अंदर घुसता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा कैंप पूरी तरह खाली पड़ा होता है। बिना एक पल गंवाए सईद अब अपनी प्लानिंग के मुताबिक काले धुएं का इशारा छोड़ देता है ताकि जैक उसे देखकर सही जगह तक पहुंच सके। उधर जैक और उसकी टीम अब भी जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी।
चलते चलते वे पर्ल स्टेशन के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां से ऑब्जर्वेशन लॉग्स यानी निगरानी के दौरान लिखी गई डायरी और रिपोर्ट्स भेजी जाती थीं। लेकिन वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जमीन पर अनगिनत नोटबुक्स बिखरी पड़ी थीं और उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि काफी समय से कोई उन्हें लेने तक नहीं आया था। यानी पर्ल स्टेशन से भेजी गई इन रिपोर्ट्स को कोई पढ़ ही नहीं रहा था। यह देखकर सभी के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पर्ल स्टेशन का पूरा साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक दिखावा था? क्या लोगों से ये रिकॉर्ड्स सिर्फ इसलिए लिखवाए जा रहे थे ताकि वे यही समझते रहें कि उनका काम बेहद महत्वपूर्ण है? अगर ऐसा था तो इसका मतलब असल मकसद कुछ और ही था। शायद धार्मा इनिशिएटिव ने जानबूझकर सबका ध्यान इस नकली प्रयोग की तरफ लगाए रखा ताकि हैच के अंदर मौजूद खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और हर 108 मिनट में बटन दबाने की असली वजह किसी को कभी पता न चल सके। लेकिन इस राज पर कोई और सोच पाता उससे पहले दूर आसमान में सईद का छोड़ा हुआ काला धुआं दिखाई देता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि सईद अपनी जगह पहुंच चुका है, लेकिन धुआं वहां से काफी दूर उठ रहा था। ये देखकर उसके मन में शक पैदा होता है कि कहीं माइकल उन्हें जानबूझकर गलत रास्ते पर तो नहीं लेकर आया। मगर जैक माइकल से कुछ पूछ पाता उससे पहले अचानक सॉयर के शरीर में एक बेहोश करने वाला तीर आकर लगता है। अगले ही पल केट और फिर जैक भी उसी तरह बेहोश करने वाले तीर का शिकार हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में अदर्स चारों तरफ से निकल आते हैं, उनके सिर पर कपड़ा डाल देते हैं और उन्हें पकड़कर समुद्र किनारे बनी जगह तक ले जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इस पूरे समय सिर्फ माइकल को ही खुला छोड़ा जाता है। उसे कोई नहीं बांधता और ना ही उसके साथ किसी कैदी जैसा बर्ताव किया जाता है। तभी एक नाव धीरे धीरे वहां आकर रुकती है और उसमें से हेनरी बाहर निकलता है। लेकिन इस बार बाकी अदर्स जिस तरह उसके सामने खड़े होते हैं उसे देखकर सब कुछ साफ हो जाता है। हेनरी कोई आम आदमी नहीं बल्कि उन्हीं का असली लीडर था। वो मुस्कुराते हुए जैक की तरफ देखता है जैसे उसकी पूरी चाल शुरू से ही कामयाब रही हो। लेकिन तभी अचानक पूरा आइलैंड जोर से कांपने लगता है। हैच के अंदर मौजूद हर लोहे की चीज दीवार की तरफ खींचने लगती है। इतनी तेज चुंबक की ताकत पैदा होती है कि चाहे वो लोग हों या अदर्स, सभी अपने कान पकड़ लेते हैं। अगले ही पल पूरा आसमान गहरे बैंगनी रंग में बदल जाता है। ये सब देखकर लॉक को आखिरकार एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह गलत था। लेकिन अब सवाल ये था कि सच समझने में कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। उसी वक्त हैच के अंदर डेस्मंड पूरी ताकत लगाकर उस सिस्टम तक पहुंचता है। वो पेनी की चिट्ठी को अपने सीने से लगाता है, खुद को हिम्मत देता है और आखिरकार उस खास चाबी को ताले में डालकर घुमा देता है। अगले ही पल पूरा आइलैंड शांत होने लगता है। आसमान का अजीब रंग गायब हो जाता है और सारी भयानक हलचल एकदम रुक जाती है। बस हैच का भारी लोहे का दरवाजा उस जबरदस्त ताकत की वजह से उड़कर सीधे समुद्र के किनारे जा गिरता है। अच्छी बात यह रहती है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली भी हैच से सुरक्षित बाहर निकल आता है। उसे सही सलामत देखकर क्लेयर राहत की सांस लेती है और उसकी चिंता भरी नजर ही चार्ली के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। दूसरी तरफ भले ही वॉल्ट अदर्स के लिए काफी जरूरी था, लेकिन हेनरी अपना वादा निभाता है। वो माइकल और वॉल्ट दोनों को आजाद कर देता है और उन्हें एक नाव भी देता है। फिर वो माइकल से कहता है कि अगर वो कंपास में 325 डिग्री वाली दिशा में लगातार चलता रहा तो इस आइलैंड से बाहर निकलकर दोबारा अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। हेनरी को पूरा यकीन होता है कि माइकल अब कभी किसी को लेकर वापस नहीं आएगा। पहली वजह क्योंकि इस आइलैंड को दोबारा ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है और दूसरी वजह माइकल खुद कभी नहीं चाहेगा कि एना लूसिया और लिब्बी की मौत का सच दुनिया के सामने आए। जब माइकल को यकीन हो जाता है कि हेनरी जैक, केट, सॉयर और हर्ली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब वो वॉल्ट को साथ लेकर बिना पीछे मुड़े वहां से हमेशा के लिए निकल जाता है। इसके बाद अदर्स हर्ली के हाथ खोल देते हैं और उसे अकेले उन लोगों के कैंप में वापस भेज देते हैं। जाते जाते वो उससे सिर्फ एक बात कहने को कहते हैं कि अब कोई भी उनके इलाके में आने की कोशिश न करे। और इसी बीच हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढके एक सुनसान पहाड़ी इलाके में अचानक एक स्टेशन को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। वहां मौजूद इंसान तुरंत फोन मिलाकर सिर्फ इतना कहता है, हमने उसे ढूंढ लिया। और फोन के दूसरी तरफ वो शख्स होती है जो इतने सालों से सिर्फ एक ही इंसान का इंतजार कर रही थी, पेनी। यहाँ सीजन 2 की कहानी खत्म होती है। पूरे सीजन पर नजर डालें तो इस बार कहानी का फोकस फ्लाइट 815 के बचे हुए लोगों और अदर्स के बीच लगातार चल रही लड़ाई और हैच में मौजूद उस टाइमर के पीछे छिपे सच पर रहा। सीजन के आखिर तक आते आते अदर्स की असली पहचान की सिर्फ एक झलक देखने को मिली है, लेकिन वो आखिर हैं कौन, उनका असली मकसद क्या था और इस आइलैंड के पीछे छिपा सबसे बड़ा राज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले सीजन में मिलेंगे।